हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एलटीक्यू स्ट्रेटजी बाय आरके। अब ये स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी मैंने अपने कॉलेज में भी यूज़ करी है। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने 6 साल के प्रीवियस 6 ईयर्स के जो अटैम्प्ट्स हैं गेट में, यूपीएससी, एससी में और डिफरेंट एग्जाम्स में, उसमें मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करी है। और अब ये सेम स्ट्रेटजी मेरे स्टूडेंट्स ने भी यूज़ करी है और ये स्ट्रेटजी यूज़ करके उनकी टॉप 100 में गेट रैंक भी आई है, ईएससी भी निकाला है उन्होंने, इसरो भी निकाला है। तो ये स्ट्रेटजी यूज़ करके काफ़ी सारे, ये स्ट्रेटजी बार बार यूज़ हो चुकी है, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो मैंने भी यूज़ करी है और मेरे स्टूडेंट्स ने भी यूज़ करी है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एलटीक्यू स्ट्रेटजी बाय आरके। एलटीक्यू स्ट्रेटजी स्टैंड्स फॉर लर्न थ्रू क्वेश्चंस। सिंपल, क्वेश्चंस के थ्रू सीखना किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को और उसे समझना, उसको कहते हैं एलटीक्यू। अब ये जो नाम मैंने दिया है, ये सिंपल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर एलटीक्यू आप फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत आसानी से मिलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई यू नीड एलटीक्यू स्ट्रेटजी। तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि एलटीक्यू स्ट्रेटजी की नीड क्या है हमें। ऐसा क्यों है कि हमें एलटीक्यू स्ट्रेटजी ही चाहिए और बाकी बाकी कोई स्ट्रेटजी रिलेवेंट नहीं है। अब एलटीक्यू स्ट्रेटजी जो है हेल्प्स यू टू लर्न थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू आप सीखते हो किसी टॉपिक को, आप समझते हो उस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं और आप वही पढ़ते हो जो उस टॉपिक में से रिलेवेंट है। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स यू टू मेक रिलेवेंट नोट्स। अब इसमें मैंने लाल में लिखा हुआ रिलेवेंट नोट्स अंडरलाइन भी किया है। रिलेवेंट नोट्स का मतलब ये है कि आप वही नोट्स बना रहे हो जो आपके काम आने हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नोट करे जा रहे हो, पूरी बुक ही उतार दो नोट्स में। तो सारी बुक उतार के नोट्स में तो फायदा तो है नहीं। तो हमें वही चीज नोट करनी है जिसका रिलेवेंस है, इसलिए मैंने नाम दिया रिलेवेंट नोट्स। और रिलेवेंट नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पास जब आप आओगे तो आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। आपको रिलेवेंट नोट्स चाहिए कि हाँ इतने नोट्स मैं पढ़ लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन अगर आपका रिलेवेंट नोट्स ही नहीं है तो आपकी रैंक नहीं आ पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है स्मार्ट पढ़ना, फिर स्मार्ट नोट्स बनाना, जिसका दूसरा नाम है रिलेवेंट नोट्स बनाना। और ये जो स्ट्रैटेजी है, उसका स्टेप है उस चीज़ को करने का। लोग कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, सही नोट्स बनाओ। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो उसका स्टेप है, एक तरीका आपको जहां पहुंचना है उसका ये रास्ता है पहुंचने का। तो एलटीक्यू स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी उस तक पहुंचने के लिए। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके थ्रू सीखा, उसके थ्रू नोट्स बनाए, तो आपका जो एग्जाम है वो निकालना और आसान हो जाएगा, आपके अच्छी रैंक लाना और इजी हो जाएगा। तो ये उसका तरीका है, यह बात समझिए आप। थर्ड पॉइंट है, हेल्प्स यू टू डू स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही है कि आपको पढ़ना है, लेकिन हार्ड वर्क भी स्मार्ट तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब लगे पड़े पूरी पूरी बुक पढ़े जा रहे हैं, पेज बाय पेज हर चीज नोट करे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज एग्जाम में आनी नहीं है वो अभी आप पढ़े जा रहे हो, वो भी एकदम पूरा अच्छे से दिमाग में घुसाया जा रहे हो। दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो आपको वो चीजें फॉलो करनी है जिस स्ट्रेटजी से आपको हेल्प मिले। और एलटीक्यू स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है वो आपको हेल्प करेगी उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, हेल्प्स यू टू इंक्रीज चांसेस ऑफ टॉप रैंक। क्यों? क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हर कोई एग्जाम दे रहा है। गेट में, मैकेनिकल में 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको टॉप रैंक तो कुछ लोगों की आएगी, तो अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको वो मेहनत करनी है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप वो मेहनत करोगे जो बाकी लोगों को पता ही नहीं है। तो आप इसलिए आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपका स्मार्ट वर्क हो, और तो आपके चांसेस जो होंगे टॉप रैंक आने के लिए वो बढ़ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी टॉप रैंक आ ही जाएगी, लेकिन आपके अगर चांसेस 90% बढ़ गए तो बाकी 10% तो बाकी चीजें आएंगी आएंगी। लेकिन अगर आपने ये स्टडी फॉलो करी तो 90% तो इंप्रूव हो गए ना चांसेस आपके अच्छी रैंक लाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, हेल्प्स यू टू डू मल्टीपल रिविजन। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम बचेगा, आपके पास टाइम ज्यादा बचेगा। आपने जब ये तैयारी, इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, आपके टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आएंगे, आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे पाओगे। तो जो बाकी टाइम बचेगा उसमें मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे, क्योंकि आपके नोट्स में रिलेवेंट बनेंगे, आपके कम नोट्स बनेंगे जो आपको रिवाइज करने। जहां आपके 100 पेज के नोट्स बनते थे वो आपके 20-30 पेज के नोट्स बनेंगे। आप वही नोट करोगे जो रिलेवेंट है, वही टॉपिक पढ़ोगे जो उसमें आने वाला है। ऐसा नहीं है आप सब चीज पढ़े जा रहे हो, एक्सेप्शन भी पढ़े जा रहे हो जो आने नहीं है गेट में या ईएससी में, तो आप वही पढ़ रहे हो जो आना है।
तो जब आप वही पढ़ रहे हो जो आना है तो आपके पास टाइम ज़्यादा बचेगा, तो आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे। सिंपल। लोग कहते हैं टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता। अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो, फिर आप खुद मेरे को बताना कि स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद फॉलो की है, अपने स्टूडेंट्स ने भी फॉलो करी है, तो उनके जो रिव्यूज हैं वही सेम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 6th पॉइंट हेल्प्स यू टू रिड्यूस टाइम फॉर प्रिपरेशन, ये मैंने बता दिया कैसे। 7th पॉइंट है हेल्प्स यू टू नो वे क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सिलेबस इतना ज्यादा है, पता कैसे चले कौन से क्वेश्चंस आने वाले, कैसे आने वाले। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अगर आपको यही पता चल गया कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो आपकी सारी सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने आपको बता दी सिलेबस पढ़ना है। अब सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। एक तो मैंने पहले स्ट्रेटजी शेयर करी केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये है एलटीक्यू स्ट्रेटजी, तो केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी आपको बता दी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और जो एलटीक्यू स्ट्रेटजी है वो आपको बता दी क्वेश्चंस के थ्रू कैसे सीखना है। तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। थ्योरी भी आप पढ़ लोगे केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी से, और क्वेश्चंस के थ्रू भी अपने नोट्स बना लोगे, वो आ जाएगा एलटीक्यू स्ट्रेटजी में। तो ये जो दोनों स्ट्रेटजी है ये गेम चेंजर स्ट्रेटजी है आपके लिए। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्योंकि दोनों की दोनों स्ट्रेटजी आपको एकदम राइट रास्ते पे लेके आएंगी, और दोनों स्ट्रेटजी आपको राइट रास्ते पे स्टिक कराएंगी कि हाँ इसी रास्ते को फॉलो करो, और यही स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो आप खुद ही स्ट्रेटजी और फॉलो करोगे। तो जब का रास्ता है पूरे 1 साल का, जब तक गेट नहीं होता है तब तक आप चलते जाओ इसी रास्ते पे और आपकी रैंक आएगी। 8th पॉइंट है हेल्प्स यू टू डू रेलेवेंट स्टडी। आप वही पढ़ रहे हो जो रेलेवेंट है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो पूरा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो आप पूरा सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन कैसे कवर करना है एक रेलेवेंट वे में, वो पढ़ रहे हो आप। और रेलेवेंट स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सुबह से शाम तक लगे पढ़ने और वो चीजें पढ़ने जो आनी नहीं है। पहले वो चीजें पढ़ो जो आनी है, जो शॉर्ट शॉर्ट है कि आनी आनी है, वो एलटीक्यू से आपको पता चलेगा क्या आने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करेगी रेलेवेंट स्टडी करने में। 9th पॉइंट है हेल्प यू टू प्रिपेयर इजी वे। इजी वे क्यों? क्योंकि केपीएच स्क्वायर स्टडी से मैंने बता दिया आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एलटीक्यू से मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे पढ़ना है। तो थ्योरी तो वैसे ही हो गई केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी से, क्वेश्चंस हो गए एलटीक्यू स्ट्रेटजी में आपके, तो आपको सब तो पता चल गया। तो इजी वे है तरीका का, ऐसा नहीं है कि एकदम लगे पड़े। तो सही तरीके से तैयारी करनी है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। 10th पॉइंट है हेल्प्स यू टू अवॉइड मिथ्स। अब क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच में जाके, ठीक है। सितंबर अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे तो तैयारी हो ही नहीं पा रही, अब मैं करूं क्या। किसी फ्रेंड ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं तैयारी करनी, वैसे करनी है। फिर किसी ने बोल दिया नहीं ऐसे नहीं ऐसे करनी है, किसी टॉपर ने कुछ बोल दिया, आप जहां पढ़ रहे हो कहीं कोचिंग कर रहे हो या आपके कॉलेज में किसी ने कुछ और बोल दिया, तो आप वहीं से कंफ्यूज हो गए। अब ये स्ट्रेटजी जो है आपको पहले ही बता देगी कि जुलाई में, जून में, कि पढ़ना कैसे। 1-2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया तो आप मिथ खुद ही अवॉइड करोगे, क्योंकि जब कोई स्ट्रेटजी आपके सामने जो आपको रिजल्ट दे रही है तो फिर आप किसी पे बिलीव क्यों करोगे। हमें जब मन में डर होता है, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम किसी और पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब मैंने आपको बता दी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कर रहे हो, आपको रिजल्ट दिख रहे हैं साफ साफ कैसा हो रहा है, तो फिर आप किसी पे बिलीव करोगे नहीं, कोई मिथ आप फॉलो करोगे नहीं, ठीक है। कोई आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा ही नहीं, आपको खुद ही पता आपका सही रास्ता क्या, वही फॉलो करोगे। 11th पॉइंट है ट्रस्ट बिल्ड्स ऑन सेल्फ। आप सेल्फ बिलीफ पे आपको असर होगा, जो आपकी खुद की बिलीफ है आपके अपनी तैयारी पे, आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, वो आपको खुद दिखेगी। आप तैयारी कर रहे हो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगे, आप खुद ही डेडिकेटेड में तैयारी करोगे, आपको खुद ही बिलीफ होने लगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। 12th पॉइंट मल्टी डायमेंशनल आइडिया ऑफ क्वेश्चंस। अब ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको आइडिया लग जाएगा किसी एक टॉपिक का कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले। जैसे मान लो कास्टिंग का क्वेश्चन है चेवरनॉफ्स रूल पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो एलटीक्यू स्ट्रेटजी फॉलो करके किसी एक टॉपिक के सारे टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस आने कैसे वाले हैं। तो एक बार आपको ये पता चल गया क्वेश्चंस आने कैसे वाले, तो आपका जो प्रिपरेशन वो वैसे ही हो गई किसी भी टॉपिक का। अब अगर सिलेबस में कास्टिंग है, उसमें चेवरनॉफ्स रूल है, तो आपने चेवरनॉफ्स रूल पूरा कवर कर लिया, सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, और गेट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने सारे देख लिए, थ्योरी क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, तो आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गया। 13 पॉइंट है लिमिटेड क्वेश्चंस पॉसिबल फ्रॉम अ टॉपिक। अब जो एलटीक्यू स्ट्रेटजी है ये इसलिए हेल्पफुल है, ये इसलिए कारगर है, इसलिए ये सेटिस्फाइंग है क्योंकि
किसी एक टॉपिक से लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक टॉपिक में लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं। अगर आपने वो सारे कंसेप्ट्स फॉलो कर लिए, सारे क्वेश्चंस फॉलो कर लिए, तो कोई भी उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। हो सकता है कंसेप्ट्स को कंबाइन कर दें और फॉर्मूलेस को कंबाइन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई नया फॉर्मूला आ गया एकदम से, एक नया कंसेप्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्रीवियस अच्छे से कर रखे हैं, एलटीक्यू स्ट्रेटजी फॉलो कर रखी है, डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, एलटीक्यू को फॉलो करते हुए, स्ट्रेटजी फॉलो करके, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और ये जो स्ट्रेटजी इतने सालों से फॉलो हो रही है ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हु शुड यूज एलटीक्यू स्ट्रेटजी? अब ये तो मैंने बता दिया एलटीक्यू स्ट्रेटजी है, अब किसको यूज करनी चाहिए? पहला, एस्पिरेंट्स विद प्रीवियस अटेम्प्ट। अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दे रखे हैं, गेट में एक भी अटेम्प्ट दे रखा है और दूसरे एग्जाम्स दे रखे हैं, कोई भी एग्जाम आपने दे रखे जिसमें आपको आइडिया है सिलेबस का कि हाँ, क्योंकि सारे एग्जाम्स का सिलेबस जो है 70-80% मैच करता है, बस क्वेश्चंस बनाने का तरीका चेंज हो जाता है एग्जाम टू एग्जाम, लेकिन जो उसका एसेंस है, जो सिलेबस है, वो 70-80% मैच करता है। अगर आप मेरे पर विश्वास नहीं करते हो तो आप चाहे डिफरेंट एग्जाम्स का सिलेबस डाउनलोड करो, आपस में कंपेयर करके देखो, आपको खुद ही बिलीव होगा कि हाँ 70-80% सिलेबस सेम है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये फॉलो करके देखो, आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो अगर आपने प्रीवियस टाइम दे रखा है तो आपके लिए स्ट्रेटजी वैलिड है। सेकेंड पॉइंट, एस्पिरेंट्स हु हैव रेड नोट्स वंस। अगर आपने नोट्स अपने पढ़ रखे हैं, अगर आप कॉलेज में हो, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, आपके प्रोफेसर ने पढ़ा दिया है, या आप कोचिंग कर रहे हो, या आप खुद तैयारी कर रहे हो, आपने अगर एक बार भी पढ़ रखा है सिलेबस, आपको पता है, आइडिया है कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटजी को स्टिक किया तो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट्स देगी, और आपको ऐसे रिजल्ट्स देंगी कि आप खुद बिलीव करोगे कि हाँ जो मैंने कहा है वो एकदम सही कहा है। थर्ड पॉइंट है एस्पिरेंट्स हु नो फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले का भी आइडिया है कि ये फॉर्मूला होता है, और जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो अगर उसके क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे और आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन आपको फॉर्मूले का आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बेसिक आइडिया है आपको नोट्स का, आपको फॉर्मूले का, आपने एक आइटम दे रखा है, क्योंकि आपने एक भी आइटम दे रखा है, आपने कुछ तो पढ़ के दिया होगा, ऐसा नहीं हो एकदम ब्लाइंड चलेगा, क्योंकि आपने कॉलेज पढ़ा होगा पहले 3 साल, फाइनल ईयर में ये एग्जाम देते हैं, तो फाइनल ईयर के बाद आपने एग्जाम दिया, फाइनल ईयर में दिया, तो आपको कुछ तो तैयारी होगी, ऐसा नहीं होगा एकदम ब्लैंक हो आप। ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रेटजी वैलिड है। फोर्थ है कि एस्पिरेंट्स विद रैंक इन टॉप 5000। अब मैं ये जनरल बता रहा हूँ टाइप 5000, ऐसा मत मान लेना कि जिसकी 5000 एक रैंक है उसके लिए वैलिड नहीं है। मैं जनरल बता रहा हूँ कि एक नंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ टॉप 5000 में अगर आपकी रैंक है तो यानी आपकी प्रिपरेशन डिसेंट है, आपको अच्छी सही तरीके से तैयारी करनी है, आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, चाहे आपकी जो भी रैंक हो, आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, आप करके देखो, फिर मेरे को रिव्यू भी देना कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है, और फिर मैं आपको और गाइड करूंगा कि हाँ और कैसे तैयारी इंप्रूव करनी है। फिफ्थ पॉइंट है एस्पिरेंट्स हु हैव डन कोचिंग। आपने कोचिंग कर रखी है, वेल एंड गुड। आपने कोचिंग नहीं कर रखी है, मेरा बेसिक है कि आपको सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए, चाहे आपका जैसे भी आपका आइडिया हो, कॉलेज से हो, खुद से हो, या किसी और सोर्स से हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपका तैयारी बेसिक है तो ये स्ट्रेटजी आपको तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। सिक्स पॉइंट एस्पिरेंट्स और कॉलेज बट हैव कंप्लीटेड सब्जेक्ट एज पर गेट और ईएससी सिलेबस। ठीक है, अगर आप कॉलेज में भी हो, आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है, तो आपके लिए स्ट्रेटजी वैलिड है, आप करके देख सकते हो। अब हाउ टू इंप्लीमेंट एलटीक्यू स्ट्रेटजी। एलटीक्यू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट है नोटिंग कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट है नोटिंग फॉर्मूला। अब ये देखिए मैंने रेड पे अंडरलाइन भी कर रखा है, अपोस्ट्रोफी भी कर रखा है कि नोटिंग कंसेप्ट। नोटिंग कंसेप्ट विद अपोस्ट्रोफी का मतलब है सही तरीके से नोट करना है, ऐसा नहीं है भर दिया सब कुछ, तो जो बुक में है, जो क्वेश्चन में हो, तो सब आपने नोट ही कर दिया, तो उतने ही बन गए नोट्स फिर से, ऐसा नहीं है। सही तरीके से नोट करना है कंसेप्ट, सही तरीके से नोट करना है फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे नोट करना है। अब ये गेट 2019 एमई सेट 2 थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल इंक्रीजेस थर्मल एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम एट द टरबाइन इनलेट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग टरबाइन इनलेट टेम्परेचर से एट कांस्टेंट प्रेशर आपका जो एफिशिएंसी वो तो बढ़ेगी, क्योंकि मीन टेम्परेचर और हीट एडिशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो हो गया। और सेकेंड पॉइंट जो है, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है आउटलेट पे वो भी डिक्रीज होगा।
ठीक है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, क्योंकि अगर बॉयलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसमें फिगर में देखिए 1 डबल डैश 2 डबल डैश, बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज किया तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है रिड्यूस करना है मॉइस्चर कंटेंट। अगर रिड्यूस करना है तो ये जो ए ऑप्शन है वो गलत है, बी ऑप्शन ठीक है। कोई कांस्टेंट प्रेशर पे जब हमने जो टेम्परेचर है 1 से 1 डैश लेके गए, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज किया, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 2 से 2 डैश आ गया, यानी मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, यानी ये राइट ऑप्शन है, डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर के डिक्रीज करने से जो 0.2 है वो चेंज नहीं होगा, बस उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगा बस। और जो डी पॉइंट है डिक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, तो डिक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर से भी कुछ नहीं होगा, उससे आपका मेन टेम्परेचर हीट एडिशन डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दोनों पूछ रहा है, थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी है और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी रिड्यूस करना है। ठीक है, अब इसके जो नोट्स हैं, एलटीक्यू जो है स्ट्रेटजी, इस क्वेश्चन में कैसे लगेगी, आप क्वेश्चन किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस करो, इट डजेंट मैटर, आपको एलटीक्यू स्ट्रेटजी उसमें लगानी है, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स हो, चाहे कहीं के भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब स्ट्रेटजी कैसे लगाओगे, हेडिंग डालो एलटीक्यू, नंबरिंग डालो एलटीक्यू का 1 फर्स्ट पेज, सीरियल नंबर डालो 1, उस पर डायग्राम बनाओ कि हाँ ये डायग्राम है रैंकिन साइकिल का। अब ये डायग्राम आपके लिए यूनिवर्सल डायग्राम है, क्योंकि ये रैंकिन साइकिल जहां भी आएगी डायग्राम आपको पता होना चाहिए, तो ये डायग्राम तो जरूर नोट करना है, टीएस डायग्राम ऑफ द रैंकिन साइकिल। ठीक है, ए पॉइंट लिखो, रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेस, शॉर्ट में लिखना है इसलिए मैंने ये एरो एरो टाइप के अपने नोट सिंबल बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपके खुद के हैं, आपको कहीं जाके किसी को समझाना नहीं है, तो अपने नोट्स खुद के अपनी लैंग्वेज में बनाओ सिंपल वे में, ताकि ये नोट्स आपके रैंक लाने के लिए आपको आसानी से आप पढ़ पाओ बाद में, आपको कहीं दिखावा नहीं करना है, सिंपल वे में नोट्स बनाने। रैंकिन साइकिल इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। बी पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर विल इंक्रीज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बट इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट। सी पॉइंट, इंक्रीजिंग टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। इंक्रीज एफिशिएंसी क्यों, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो रहा है सी पॉइंट में। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है। डी पॉइंट, कंडेंसर प्रेशर वेरिएशन विल नॉट चेंज मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, आपने चारों ऑप्शन के नोट्स बना लिए। अब अगर आपको रैंकिन साइकिल समझनी है, अगर आपने चारों पॉइंट समझ लिए और आपने अगर ये डायग्राम समझ लिया, तो आपको रैंकिन साइकिल पूरी समझ में आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आगे, अगर आपको फिगर है ये दिमाग में और ये चारों पॉइंट है, तो आप रिलेट करके आंसर कर सकते हो। तो अपने रेलेवेंट नोट्स बनाए और क्वेश्चन के थ्रू नोट्स बनाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है गेट में, यानी ये रेलेवेंट नोट्स है, क्योंकि वो थ्योरी आपने यूज करी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये थ्योरी आप बुक में पढ़ोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये थ्योरी अगर आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हो, यानी ये रेलेवेंट थ्योरी है, ये स्मार्ट नोट्स आपके। ठीक है, तो आपने शॉर्ट में बनाया, बस इतने में आपके पूरे नोट्स हो गए। तो सीरियल नंबर 1 आपके नोट्स बन गए। सेकंड क्वेश्चन गेट का, गेट 2019 एमई सेट 2 थ्योरी क्वेश्चन, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग डिक्रीजेस विथ। अब हमें पता है कि एंड्योरेंस लिमिट जो है डिक्रीज करेगी अगर सरफेस रफनेस इंप्रूव होती है, सरफेस रफनेस इंक्रीज होती है। अगर सरफेस रफनेस इंक्रीज हुई तो उसकी जो एंड्योरेंस लिमिट है वो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि मटेरियल जल्दी टूटेगा, जो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो सकता है अगर सरफेस रफनेस ज्यादा हुई तो। ठीक है, और अगर साइज ऑफ बीम ज्यादा बढ़ाया हमने, मतलब लेंथ ज्यादा कर दी बीम की, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे, डिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे तो एंड्योरेंस लिमिट कम हो जाएगी, बीम जल्दी टूटेगी। ठीक है, तो हमने सिंपल सेकंड पॉइंट नोट करना है, एंड्योरेंस लिमिट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस रफनेस एंड विद इंक्रीज इन साइज ऑफ बीम। ठीक है, सिंपल एक लाइन में नोट करता है, सिंपल थ्योरी नोट कर ली। ठीक है, यानी रेलेवेंट थ्योरी है, ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं नोट करना। जो क्वेश्चन में सॉल्व करने की थ्योरी यूज हो रही है उतना ही नोट करना है, उतना ही एलटीक्यू स्ट्रेटजी के नोट्स बनेंगे, सिंपल एक लाइन में। पहले के जो दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो थ्योरी क्वेश्चंस थे। अब स्टूडेंट्स में डाउट उठेगा सर न्यूमेरिकल में क्या करें, तो न्यूमेरिकल ही मैंने डिस्कस करके बता दिया। गेट 2019 एमई सेट 2 न्यूमेरिकल, a gas tungsten arc welding operation is performed using a current of 250 ampere and an arc voltage of 20 volt at a welding speed of 5 mm per second. Assuming that efficiency is 70%, the net heat input per unit length of the weld will be kilojoule per mm में पूछा गया, rounded off to 1 decimal place. ठीक है, अब हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जूल पर mm में वी आई नीटा डी अपॉन स्मॉल वी, वी इज द वोल्टेज इन वोल्ट्स, आई इज द करंट इन एम्पियर, नीटा इज द एफिशिएंसी जो कि लेस देन इक्वल टू 1 में डालनी है। ठीक है, 70% बोल रहे हैं तो 0.7 डालेंगे। डी इज द ड्यूटी साइकिल, स्मॉल वी इज द वेल्डिंग स्पीड एमएम पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको जब न्यूमेरिकल हो तो उसका फॉर्मूला नोट करना है कि फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है उसमें, फिर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे नोट करने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन सारा साथ में यूनिट्स के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस यूनिट में पुट करना है उस फॉर्मूले को। ठीक है, आपको पता ही नहीं है किस यूनिट पुट करना है और आंसर किस यूनिट में आना है, तो अगर जूल पर एमएम में है
तो ये सारे यूनिट्स में आंसर पुट करना है, वोल्ट्स, एम्पियर, mm/सेकेंड में वेलोसिटी, और ड्यूटी साइकिल का कोई यूनिट नहीं होता, और एफिशिएंसी नीटा जो कि <<1 होगी। ठीक है, तो मैंने थ्योरी में ही बता दिया क्या नोट करना है, कैसे नोट करना है, न्यूमेरिकल में ही बता दिया क्या नोट करना है, सिर्फ फॉर्मुला नोट करना है और उसके पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर आपको थ्योरी नोट करनी है तो साइड में छोटे में शॉर्ट में थ्योरी भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मेन पर्पस है आपका स्मार्ट नोट्स बनाने का, कि आपको सिंपल वे में नोट्स बनाने हैं और रेलेवेंट नोट्स बनाने। तो रेलेवेंसी मैंने शो कर दी क्या होता है रेलेवेंट नोट्स का मतलब। अब ये पूरी शीट है एलटीक्यू की, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स ऐड करते जाओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक एक लिमिट के बाद आपके जो पॉइंट्स है वो रिपीट होने लगेंगे, तो आपको बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रैंकिंग साइकिल अगर एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से बाद में आ रहा है, रिलेवेंट सिमिलर थ्योरी में आ रहा है, तो आपकी यही जो थ्योरी आपने यहाँ नोट करी इसी से यूज हो जाएगा, फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब ये एलटीक्यू आप सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हो, कि एचएमटी के अलग एलटीक्यू शीट बनाई, प्रोडक्शन की अलग एलटीक्यू बनाई, एफएम की अलग एलटीक्यू बनाई, या आपके एक लेवल पे तैयारी है तो आप कंबाइंड भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पूरा फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया तो आपका फुल लेंथ पेपर के एलटीक्यू बन सकते हैं अलग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, ऊपर यहाँ पे नंबरिंग कर दो, LTQ1, LTQ2। ठीक है, फिर पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा था मुझसे कि इसके नोट्स को पिन कैसे करना है, तो बहुत सारी पिन्स आती हैं जो एकदम होल्ड कर रखते हैं कंप्रेशन में। ठीक है, तो जो पिन जो है पेपर में छेद नहीं करती, ठीक है, आप उसको उसमें पिन ऊपर से प्रेस करके पूरा लगा लो और आपके एक साथ पूरा LTQ के नोट्स बन जाएंगे, पूरा उसमें पिन करके रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे, और पेज ऐड होते हैं उसी में पीछे कंबाइन करते जाओ। ठीक है, आपका कलेक्शन बन जाएगा। और आपको उन्हें सेफ रखना है तो उन्हें मॉइस्चर से दूर रखो, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपका पसीना उसके ऊपर गिर रहा है। ठीक है, सिंपल तरीका, आप उसकी फोटो खींच के भी रख सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, और वरना उसे ऊपर से कवर करके रख लो, एक दूसरा A4 पेपर ऊपर लगा दो, खाली A4 पेपर, उसके नीचे से आपके नोट शुरू होंगे, एक रफ या एक ब्लैंक A4 शीट उसके ऊपर से लगा दो, मतलब अलग से पूरे, और उसके नीचे से फिर आपके शुरू हो जाएंगे सारे पेपर, और नीचे की तरफ भी एक शीट लगा दो, एक कवर लगा दो ऊपर, एक कवर लगा दो नीचे A4 पेपर का, तो आपके रेलेवेंट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और आपका उसको सेव भी रख सकते हो, और वो पिन ना यूज को जो पेपर में छेद कर देते हो, उससे आपके पेपर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो आप सिंपल ऊपर से प्लग करें, कंप्रेशन पिन्स आती हैं जो क्लैम्प पिन्स जो आपको होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, अब ये एलटीक्यू के रिव्यूज हैं जो मैंने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अपनी कुछ फैंसी स्ट्रेटजी बताई है जो यूज़ नहीं हुई है। अब ये एलटीक्यू का जो स्ट्रेटजी है, मेरे स्टूडेंट ने यूज़ करके मेरे को मैसेज भेजा था। ठीक है, एलटीक्यू रॉक्स फिनिश 8 सब्जेक्ट्स एंड 6 सब्जेक्ट्स रिवीजन, ये अक्टूबर 2019 का मेरे को मैसेज आया हुआ है। ठीक है, ये एलटीक्यू का रिव्यू है जो फेसबुक ग्रुप में है आरके अकेडमी में। ठीक है, एलटीक्यू इज इफेक्टिव वे एंड शार्प एज टू प्रिपरेशन विदाउट लर्निंग थ्रू क्वेश्चन सिचुएशन इज सेम एज वी हैव डिफरेंट वेपन्स बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। अब ये एलटीक्यू स्ट्रेटजी है, ये गेट टॉप 100 रैंकर से है, उसने भी ये स्ट्रेटजी यूज करके वो रैंक लाया है। ठीक है, उसने भी बोला है कि हाँ ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल है और बिना सेकंड थॉट दिए आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ये पब्लिक डोमेन में सारे कमेंट्स हैं, कुछ भी मैंने सब ग्रुप से उठाया हुआ है। ठीक है, अब यही जो पहला एस्पिरेंट था उसका सितंबर में आया था कि उसने 8 सब्जेक्ट्स फिनिश किया, अक्टूबर में उसका आया 8 सब्जेक्ट्स फिनिश भी किए और 6 सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर लिया स्ट्रेटजी के थ्रू। अब ये फेसबुक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो आरके अकेडमी का, जिसमें सब कुछ मैंने स्ट्रेटजी रिटर्न फॉर्म में भी शेयर करी है। ठीक है, और ये वीडियो मैंने जानबूझ के बनाया ताकि सारे एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाए। ठीक है, एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंट तरीके से कि एलटीक्यू स्ट्रेटजी है क्या, कैसे यूज़ करना है। अब अगर कोई भी आपका क्वेरी है या कोई भी सजेशन आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो या फेसबुक ग्रुप में बता सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, बहुत जल्दी मैं लाइव सेशंस करने वाला हूँ ग्रुप में यहाँ यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपसे लाइव डिस्कशन करूंगा क्वेश्चंस का, लाइव आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, लाइव आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा। तो आप ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, को आपका नोटिफिकेशन नहीं होगा आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप पे ही पोस्ट किया है और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट लाइव सेशंस होने वाले हैं आगे जाके, डिफरेंट वीडियोस आने वाली हैं। तो आपका जो तरीका है बहुत ही सिंपल कर दूंगा मैं, अपने अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 6 साल में खुद एग्जाम दिए हैं, जो स्टूडेंट्स को गाइड किया है और जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे। ठीक है, उसके थ्रू जो भी मेरे को लगता है आई विल गाइड यू, और फिर आप देख सकते हो आपको क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल है, आप फॉलो करिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बस मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप यूज़ करो, आपको एडवांटेज मिलता है, वेल एंड गुड। ठीक है, आप फॉलो करिए। ठीक है, और बाकी अगर आपकी और कोई आपको हेल्प चाहिए मेरे से तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, फेसबुक ग्रुप में मेरे को बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियोस बनाने के लिए, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।